Okay, so last time we have discussed application of colloids, and three were left. So we are discussing that. First one is formation of delta. Clear? Formation of delta. Delta formation. Most important question. 1 mark का बोर्ड में पूछा जाता है. Formation of delta. Whenever river meets sea, then at that point, at that junction, डेल्टा इज फॉर्म्ड. जैसे ही रिवर सी को मीट करेगी तो वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होगा. अब क्यों होता है ये डेल्टा फॉर्मेशन का रीजन पूछते हैं. तो सी क्या है? इट इज ए लार्ज हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सी एक तरह से ऐसे मान लिया, अगर इट इज ए लार्ज हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस प्लस मान लिया मैं, से इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ प्लस आयंस. सी इट इज ए लार्ज हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिवर कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स, colloidal particles of sand. River, it has dissolved colloidal particles of sand. So when river meets sea, colloidal particles जब इलेक्ट्रोलाइट को मीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन. इकट्ठा होगा कि नहीं? सारा इकट्ठा होगा, एग्रीगेशन होगा, जिसके से कोएगुलेशन हो जाएगा और वो हमें डेल्टा की फॉर्म में दिखेगा. क्लियर? सो इस तरह से कुछ दिखेगा, ऐसे, ये ऐसे दिखेगा. और ऐसा मान सकते हैं कि रिवर वाटर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इट कंसिस्ट ऑफ से नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सैंड. कोलाइडल पार्टिकल्स में भी चार्ज होता है, हमें मान रहे हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस तरह से डेल्टा की फॉर्म में कुछ हमें दिख जाएगा. तो ये डेल्टा फॉर्मेशन है. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. रिवर कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एंड सी इट इज ए लार्ज हाउस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो व्हेन रिवर मीट्स सी, देन कोएगुलेशन, ये वर्ड जरूर मेंशन करना है एग्जाम में, देन कोएगुलेशन टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा 1 मार्क में पूछते हैं इसको. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना. क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर और स्मोक प्रेसिपिटेटर. क्वार्टरल और स्मोक प्रेसिपिटेटर. क्वार्टरल और स्मोक प्रेसिपिटेटर. आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जिस भी इंडस्ट्री से हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया हुआ है, रूल अपनाया हुआ है कि क्या कहते हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, दे शुड एम्प्लॉय दिस क्वार्टरल और स्मोक प्रेसिपिटेटर, ताकि जो गैसेस चिमनी से आए हैं फैक्ट्री की, वो सारी हार्मलेस हों और किसी को हार्म ना करें. तो उसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे ये इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है. यहाँ पे हमारे पास हाईली चार्ज कार्बन की प्लेट्स होंगी. क्लियर? यहाँ पे हाईली चार्ज कार्बन की प्लेट्स हैं, से अराउंड 25,000 to 30,000 वोल्ट. यहाँ से स्मोक आएगी, विच कंटेन्स हार्मफुल गैसेस एज वेल एज चार्ज कार्बन पार्टिकल्स. यहाँ पे क्या है? ऑपोजिटली चार्ज कार्बन की प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज कार्बन की प्लेट्स. तो जैसे ही यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स आएंगे, हार्मफुल कार्बन के पार्टिकल्स आएंगे या अदर हार्मफुल गैसेस आएंगी कंटेनिंग आर्सेनिक, तो वो यहाँ पे इनसे टकरा के, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल से टकरा करके इमीडिएटली कोगुलेट कर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे. यहाँ पे ये सारा डस्ट जो है यहाँ गिर जाएगा, जिसे हम डस्ट या सूट भी कहते हैं, डस्ट और सूट. क्लियर? सो कोगुलेशन की वजह से ये भी हो गया, और ये बेस्ड है अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर? दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. और यहाँ सब गैसेज जो एग्जिट करेंगी वो हार्मलेस होंगी, तो हार्मलेस गैसेज अब यहाँ से एग्जिट कर जाएंगी. तो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर बहुत सिंपल सा रूल है. स्मोक के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज कार्बन की प्लेट्स हैं हाई वोल्टेज पे. तो जैसे ही कार्बन के पार्टिकल जो ऑपोजिटली चार्ज होंगे इसके टकराएंगे इससे, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन से कोगुलेशन हो जाएगा और वो कार्बन के पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे. हार्मफुल गैसेस भी नीचे आ जाएंगे, आर्सेनिक के पार्टिकल्स होंगे वो भी नीचे गिर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हार्मलेस गैसेस चिमनी से अब बाहर निकल जाएंगी. सो क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर और स्मोक प्रेसिपिटेटर, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लियर? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. harmful gases containing carbon particles, they are adsorbed on this highly charged carbon plates and gets coagulated and fall down. Clear? तो कोएगुलेशन के बेसिस पे ये एक्सप्लेन करना है इसको इस तरीके से. तो ये सारी एप्लीकेशन थी कोलॉइड्स की. इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होती है कुछ, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे सीमेंट हो गया.
सीमेंट के कुछ लुब्रिकेंट्स हो गए या पेंट्स हो गए या फिर वाटर फिक्सेड वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वो सब भी क्या है, कोलॉइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे इसकी एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे ख़त्म करना है। तो कोलॉइड्स यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कैटलिस्ट। मेन टॉपिक हमें जो आज करना था वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में सबको पता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ये सबको पता होगा। कैटलिस्ट जो क्या काम करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द वैल्यू ऑफ ई ए कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देगा। ये इसका मेजर काम होता है। कैटलिस्ट जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम लेते हैं, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। और दूसरा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे कैटलिस्ट को, स्मॉल क्वांटिटी। मान लिया हमें कोई अगर 10 किलो चीज़ बनानी है या 10 लीटर बनाना है, तो कैटलिस्ट जो होगा हार्डली आधा ग्राम, 1 ग्राम, 0.5 ग्राम इस टाइप, मतलब 0.1 ग्राम इस टाइप से होगा। बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं इसको। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट। तो थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट जो है ये किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए यूज होगा। जो रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है उनके, इट कैन नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन। क्लियर, कैनॉट स्टार्ट, कांट स्टार्ट ए रिएक्शन। ये रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी रिएक्शन हो रही है उन्हीं को करेगा। और फोर्थ, जो बहुत फास्ट रिएक्शंस है उनमें कैटलिस्ट कभी यूज नहीं होगा। फास्ट रिएक्शन को जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो रही है, जैसे NaOH प्लस HCl, ये रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है तो उसमें कैटलिस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो होती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो हो रही हैं उनके लिए कैटलिस्ट यूज नहीं होगा। प्लस NaCl प्लस H2। सिमिलरली जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी फास्ट होती हैं तो उनके लिए भी जनरली हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते। बहुत फास्ट रिएक्शन जो है उनके लिए कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इसके अंदर, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस NaNO3। तो बहुत फास्ट रिएक्शन या बहुत स्लो रिएक्शन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन ईयर्स, उसके लिए 2 साल 3 साल लग जाते हैं। और अगर पेंट वगैरह कर देंगे तो फिर तो पता नहीं कब होगी इसमें रस्टिंग। तो इसलिए ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट हैं या जो बहुत स्लो हैं उनके लिए हम कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं। जनरली मॉडरेट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट नॉट यूज फॉर फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन है तो नो कैटलिस्ट। फास्ट और स्लो और वेरी स्लो रिएक्शन, देन इन दैट केस कैटलिस्ट आर नॉट यूज्ड। फिर इसके मॉडरेट एक्शंस के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। क्लियर, फॉर मॉडरेट एक्शन दे आर जनरली एम्प्लॉयड। तो इस तरह जैसे एग्जांपल अगर हम ले कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो केस से एग्जांपल लिया हमने N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है जनरली। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हम आयरन यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। एमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमें। मान लिया हमें 10 किलो अगर एमोनिया मैन्युफैक्चर करना है, 10 किलो एमोनिया मैन्युफैक्चर करना है, तो 1 ग्राम और 2 ग्राम ऑफ आयरन विल बी सफिशिएंट। क्लियर, 1 और 2 ग्राम ऑफ आयरन विल बी सफिशिएंट। क्लियर, तो इस तरह से हम करते हैं इसके अंदर। और कैटलिस्ट क्या करता क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। और कैटलिस्ट और पॉइंट्स भी हैं इसके, 4 पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए यहाँ पे। स्मॉल क्वांटिटी का बता दिया मैंने यहाँ पे। और कैटलिस्ट जो रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हो या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड हो, दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाएगा। कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, इन केस ऑफ जैसे A गिव्स B, A से B बन रहा है, B से A भी बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे KF लिखते हैं या KB, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो दोनों की स्पीड यार RF और RB दोनों को सेम स्पीड से बढ़ाएगा। तो सेम स्पीड से बढ़ाएगा। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल ये सपोज एक स्विमिंग पूल है, इसमें एक कोई एक पर्सन यहाँ से स्विम कर रहा है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है। कोई एक पर्सन यहाँ से स्विम कर रहा है और कोई एक यहाँ से कर रहा है स्विम। ये यहाँ पे पहुँचा 10 मिनट के अंदर, ये पहुँचा यहाँ से यहाँ 20 मिनट के अंदर। तो मान लिया मैंने यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है इसकी कि 10 मिनट में यहाँ पहुँचा है, ये 20 मिनट में पहुँचा। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, मान लो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको वो फास्ट प्ले करता है, तो यहाँ पे 10 मिनट की जगह वो 10 सेकंड में पहुँचा देगा। इसको भी उतनी ही स्पीड से बढ़ाएगा ना, जितनी स्पीड से इसको बढ़ा रहा है उतनी स्पीड से रिकॉर्डिंग तो इसी तरह से काम करेगी। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ये सेम है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट ऑल्टर्ड। इट जस्ट कैटलिस्ट से क्या किया, इट जस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विकली। क्लियर,
बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे। कोई एक पर्सन है, वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है 10 मिनट में, यहाँ से यहाँ दूसरा ट्रैवल कर रहा है 20 मिनट में। दोनों की स्पीड डिफरेंट है, लेकिन अगर मान लिया मैंने कोई यहाँ पे कोई दूसरा है पर्सन, वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है इसकी, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो अगर रिकॉर्डर में हमने फास्ट किया उसको, हम उसको स्लो फास्ट कर सकते हैं, तो जितनी स्पीड से ये जाएगा यहाँ से, उतनी स्पीड से ये जाएगा। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि कैटलिस्ट हमने लगा दिया, तो इसकी भी बड़ी स्पीड उतने अमाउंट से, तो इसकी भी स्पीड सेम अमाउंट से बढ़ी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिफ्थ पॉइंट यहाँ से लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम पॉइंट को कोई इफेक्ट नहीं किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट ऑल्टर्ड, but catalyst just helps to attain the equilibrium more quickly. Equilibrium point is not altered, but catalyst just helps to attain the equilibrium more quickly. equilibrium point को कोई चेंज नहीं करेगा, वो बस वो उसकी स्पीड को, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको बढ़ा देगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ पे याद रखना है इन पॉइंट्स को। तो इस तरह से करेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है ये, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है काइनेटिक्स के अंदर या फिर 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ये क्लियर हो जाएगा। और जैसे अगर ये चीज़ लिया, ये है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कह लो या एक्टिवेशन एनर्जी कह लो, और यहाँ पे प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या टाइम। अब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, पहले रिएक्टेंट ही आएगा, टाइम के साथ साथ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। और डेल्टा एच क्या होता है, ये पॉइंट होगा डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, ईपी माइनस ई आर, ईपी माइनस ई आर। तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट को ये पूरा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ई बी बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 10 थी, रिएक्टेंट की एनर्जी से बी 20 है, क्लियर। रिएक्टेंट की एनर्जी अगर 20 किलो जूल है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है ईपी, ईपी जो है हमारा से 10 किलो जूल है, और ये 100 है। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 20 से 100 करने के लिए, 20 से 100 करने के लिए हमें 80 एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर। ई आर दे रखा है हमें 20, ईपी दे रखा है 10 किलो जूल पर मोल में। तो अब डेल्टा एच तो क्या हो गया इसका, ईपी माइनस ई आर, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20 माइनस 10 किलो जूल में। इसका मतलब ये ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट रिलीज हो रही है। रिएक्टेंट से अगर मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे को रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ऊपर जो एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी है ये, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी माइनस ई आर। तो ईटी 100 है, 100 माइनस 20, 80 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो जाके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इतना इसको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा ये बैरियर उतना फास्ट प्रोडक्ट, उतना डिफिकल्टी से प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक तरह से मान लीजिए इस रिएक्टेंट को, इसको ये हिल क्रॉस करनी है, इसको ये पहाड़ चढ़ना है पूरा, तब जाके ये कन्वर्ट होगा। और जैसे ही हम कैटलिस्ट डाल देंगे, कैटलिस्ट क्या करेगा, इस पीक को, इस पहाड़ को क्या कर देगा, कम कर देगा। ये 100 था, तो अब इसको कर दिया से इसने 80 के आसपास। तो अब हमारा क्या चेंज हो जाएगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20, 60 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ई ए सी लिख देता हूँ मैं इसको, 80 माइनस 20, 60। ये डिटेल में डिस्कस होगा काइनेटिक्स के अंदर, अभी जितना समझ आता है इसको इतना करना है, बस सिंपल ध्यान रखना है। कैटलिस्ट ने क्या करना है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। फॉरवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम, सेम अमाउंट से। इसलिए रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइक दिस रिएक्शन स्पीड, कैटलिस्ट ने पहले रिएक्टेंट कैसे जा रहा था, इस पाथ से जा रहा था, अब रिएक्टेंट किस पाथ से जाएगा, वो इस पाथ से जाएगा। कैटलिस्ट ने क्या किया, ध्यान रखना पॉइंट दोनों, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक तो ऑल्टर कर दिया पाथ को, क्लियर, इसने ऑल्टर कर दिया पाथ को, और दूसरा इसने एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये कैटलिस्ट ने किया, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है काफी। तो उसको हम काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझना है यहाँ पे, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अब फास्ट बनेगा। और इसने ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, इट हैज प्रोवाइडेड ऑल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन इस पाथ से जा रही थी,
अब रिएक्शन इस पाथ से जाएगी। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, जो एक्टिव एनर्जी को कम कर देगा, जो ईए को कम कर देगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो ईए को बढ़ा देगा, जो ईए को बढ़ा देगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट। ईए बढ़ा दिया तो नेगेटिव कैटलिस्ट, ईए कम हो गया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, ये रिएक्शन की स्पीड को कम करेगा। रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाने वाले तो बहुत सारे, जैसे और भी एग्जांपल्स, KClO3 लिया मैंने, KClO3 गिव्स KCl प्लस 3/2O2। यहाँ पे कैटलिस्ट दिया MnO2, यहाँ कैटलिस्ट के लिए लिया MnO2। अगर KClO3 से KClO2 बना रहे हैं, मान लीजिए रेस्पिरेशन के लिए में O2 ऑक्सीजन फिल करनी है सिलेंडर के अंदर, तो KClO3 से O2 जो मिल रहा है ये मिला से 4 या 5 घंटे के अंदर, कितने 4-5 घंटे में मिल रहा है अगर ये, तो MnO2 डालते ही ये अब 10 से 15 मिनट में मिल जाएगा O2, 10 से 15 मिनट। तो इस तरह से रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज कर दिया कैटलिस्ट ने। MnO2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। तो और नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है H2O2। H2O2 गैस H2O प्लस हाफ O2। ये H2O2 ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये डिकम्पोज कर जाता है अपने आप ही, ये डिकम्पोज कर जाता है, तो इसलिए डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए हम उसके अंदर डाल के रखते हैं एक नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे H3PO4। और ये H3PO4 क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। H3PO4 या फिर ग्लिसरॉल डाल देंगे, ग्लिसरॉल या फिर यूरिया डाल देंगे, या फिर एसिटा एनिलाइड बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, एसिटा ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे NHCOCH3 एसिटा एनिलाइड। तो जिसमें भी ज़्यादातर OH ग्रुपिंग्स है, वो एक तरह से यहाँ पे H2O2 के लिए, या NH ग्रुपिंग है, वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो उसके लिए क्या काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का, इसके स्पीड को, इसके ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन को स्लो डाउन कर देगा इस तरह से। तो ये हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। और पॉजिटिव कैटलिस्ट से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नेगेटिव के और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये जरूर करना है। H2O2 का डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, इसके डिकम्पोजिशन को कम करने के लिए हमने फॉस्फोरिक एसिड डाला है, जो काम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर प्रोमोटर और पॉइजन क्या होता है। प्रोमोटर और पॉइजन, प्रोमोटर जैसे रिएक्शन हो, प्रोमोटर मान लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन हो रही है से आयरन के प्रेजेंस में या आयरन के ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसके साथ हम डालते हैं मोलिब्डेनम क्या है, प्रोमोटर, ये प्रोमोटर है। ये रिएक्टेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे प्रोमोटर है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और सॉरी इससे कोई लेना देना नहीं है रिएक्टेंट से, ये सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि रिएक्शन और फास्ट हो सके। तो मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रोमोटर है, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। प्रोमोटर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे हम, हाँ, इस पूरे प्रोसेस के लिए ना 723 केल्विन टेम्परेचर, 20 मेगापास्कल प्रेशर, ये भी याद रखना इसको। 723 केल्विन टेम्परेचर, 20 मेगापास्कल प्रेशर, ये कंडीशंस होती है इसकी। और ये हेबर्स प्रोसेस है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। प्रोसेस के नाम जरूर याद रखने, ये आजकल क्वेश्चन के मैट्रिक्स मैच की फॉर्म में आ रहे हैं जेईई मेंस में भी। तो ये यहाँ, दिस इज हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फॉर NH3। और इसके अंदर पॉइजन, प्रोमोटर बता दिया, पॉइजन क्या है, पॉइजन होता है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करेगा। और इस केस में CO हेयर इज पॉइजन, क्लियर। CO यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पॉइजन का, और वो इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। CO हेयर इज पॉइजन विच डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। तो CO यहाँ पे पॉइजन है। नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे प्रोमोटर जो है और भी हम देख सकते हैं, प्रोमोटर और पॉइजन जैसे आयरन का सरफेस है, जितना रफ होगा, ये आयरन का सरफेस है, ये जितना रफ होगा, और इसके सरफेस पे क्या आ गया,
इसके सरफेस पे सपोज हमारे पास आ गया CO आ गया, ऐसे बॉन्ड बना दिया इसने CO ने। तो जब CO इसके सरफेस पे बॉन्ड बना देगा तो उससे क्या होगा, अब इसके सरफेस पे N2 और H2 आके रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो CO इस तरह से, अब इसके नहीं तो इसके सरफेस पे कौन आता है, N2 और H2, और एड्जॉर्ब होके रिएक्शन करते और रिएक्शन फास्ट हो जाती। लेकिन अब CO आ गया तो पॉइजन का काम कर रहा है, इसलिए रिएक्शन को नहीं होने देगा। और प्रमोटर कैसे कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन मैंने ली इथीन प्लस H2 गिव्स CH3 कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। तो मोनोडोमन क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कोई भी प्रमोटर मैंने ली, ये पहले दिस वाज द कैटलिस्ट, दिस इज द कैटलिस्ट, H2 आएगा इसके सरफेस पे, H2, ये H2 आया, इस पे एड्जॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट। इसके सरफेस पे H2 आया, बॉन्ड वीक हो गया, अब वो बॉन्ड टूट गया तो ये CH3, एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ, बॉन्ड वीक हो गया तो यहाँ लग जाएगा और CH3 बन जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम प्रोमोटर यूज करते हैं, प्रोमोटर क्या करेगा, ये इनके बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है इस तरीके से, ये इस तरह से ऐसे कुछ कर लेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज और भी एग्जांपल होते हैं इसकी। तो अब क्या होगा, इससे H इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जब इंक्रीज होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और जल्दी वीक होगा, इसलिए यहाँ पे ये जल्दी अटैक करेगा, रिएक्शन फास्ट कर देगा। तो ये क्या है यहाँ पे प्रोमोटर, ये यहाँ पे प्रोमोटर है जिसने क्या किया, H का बॉन्ड क्या कर दिया, और ज़्यादा वीक कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, और फास्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह से प्रोमोटर काम करता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये पॉइजन का रोल और प्रोमोटर का रोल वो दोनों एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे होमोजेनस कैटालिसिस। क्लियर, होमोजेनस कैटालिसिस नाम से क्या लग रहा है, होमोजेनस कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस नाम से क्या लग रहा है इसके, कि जो रिएक्टेंट का फेज होगा, होमोजेनस मिक्सचर बनेगा एक, यानी जो रिएक्टेंट का फेज होगा और जो कैटलिस्ट का फेज होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम। अगर रिएक्टेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर रिएक्टेंट दोनों गैशियस फॉर्म में तो कैटलिस्ट भी गैशियस फॉर्म में होगा। सॉलिड वाला केस बहुत कम लेते हैं क्योंकि सॉलिड सॉलिड में रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके अंदर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसके अंदर, तो लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये रिएक्शन हो रही है, ये गैस NO गैशियस, तो ये लेड चैम्बर प्रोसेस है। क्लियर, दिस इज लेड, ये भी गैस है वैसे तो, लेकिन हमें रिएक्टेंट से ही चेक करना है। ये दोनों गैस है, ये भी गैस है, तो ये लेड चैम्बर, दिस इज लेड, ये याद रखना इसको, लेड चैम्बर प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस लिखने हैं एज ए होमवर्क और 5 टाइम लिखकर याद करना है इसको। SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO गैशियस गिव्स SO3, तो SO2 प्लस हाफ O2 NO गैशियस के प्रेजेंस में SO3 बना रहा है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस है। और ये गैशियस जो रिएक्टेंट का फेज है वही कैटलिस्ट का फेज है, इसमें फेज सेम है इसलिए होमोजेनस कैटलिसिस है। और एग्जांपल इसकी जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COOCH5 लिक्विड फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में, ये देगा H प्लस की प्रेजेंस में। एक्वस फॉर्म में क्या लें, लिक्विड फॉर्म में एक ही बात है, CH3COOH लिक्विड फॉर्म में, CH5OH लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट का फेज है वही फेज किसका है, रिएक्टेंट्स का, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, होमोजेनस कैटलिस्ट का। और ये एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी है, ये आगे पढ़ेंगे हम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वाटर यहाँ पे बहुत एक्सेस में होता है, वाटर यहाँ पे एक्सेस में है, तो इसका जो कंसंट्रेशन, जो इसका अमाउंट जो कम होगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब बहुत कम अमाउंट, मान लिया 100 मोल था, 100 में से 0.1 मोल खत्म हुआ, तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, इसलिए रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें रेट यानी रिएक्शन की स्पीड, तो इसलिए हम इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, यानी अगर इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंड करता तो सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, अभी सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है। ये सब काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देंगे इसको, सिंपल हमें करना है कि रिएक्टेंट का फेज और कैटलिस्ट का फेज सेम है तो होमोजेनस कैटलिसिस, रिएक्टेंट का फेज कैटलिस्ट का फेज सेम है तो होमोजेनस कैटलिसिस, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये दो एग्जांपल ले लिए इसकी। नेक्स्ट
और एग्जांपल इसकी H2, हाँ ये लिखते हैं H2O2। हालांकि ये डिकम्पोज फास्ट करता है, इसको हमें और फास्ट कराना है। अगर इसको और फास्ट कराना है तो उसके अंदर I- डाल देते हैं, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में I- डाल देंगे। मतलब जैसे H2O2 1 लीटर है तो उसमें 10⁻⁻8 मोल, तो 10⁻⁸ मोल पर लीटर इतना डाल देंगे, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, इसको अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो H2O2 प्लस I- एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, H2O2 से H2O बन जाएगा, I- ऑक्सीडाइज होगा I2, I- रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर जाएगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएगा और एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कैटलिस्ट लिया हमने बहुत ही कम अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट, क्लियर, वेरी लिटिल अमाउंट, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये होमोजेनस कैटलिसिस की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट अब इसके अंदर होमोजेनस कैटलिसिस और एग्जांपल भी बन सकती है इसकी, जैसे 3O2 से 2O3, ये भी एग्जांपल है। 3O2 से 2O3, 3O2 से 2O3 NO गैसेस के प्रेजेंस में, NO गैसेस के प्रेजेंस में, क्लियर। अब इसका हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस, रोल एंड मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस कैटलिसिस। रोल एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस होमोजेनस कैटलिसिस। होमोजेनस कैटलिसिस का रोल पहले तो लाइन लिखनी है इसके अंदर रोल पढ़ने के लिए कि होमोजेनस कैटलिसिस जो है इट इज बेस्ड अपॉन इंटरमीडिएट थ्योरी। ये पहला इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज बेस्ड अपॉन इंटरमीडिएट थ्योरी, क्लियर। इंटरमीडिएट थ्योरी में अगर एग्जांपल लें हम, जैसे मान लीजिए A प्लस बी गिव्स AB, ये रिएक्शन हो रही है, क्लियर। A प्लस बी AB ये रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन प्रोसीड कर रही है हमारी, यहाँ पे A प्लस बी रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, इस पाथ से एनर्जी देनी पड़ रही है हमें ज़्यादा। अब हमने रिएक्शन, सेम रिएक्शन को कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। A प्लस बी से कैटलिस्ट है X और बन रहा है AB। ये रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही है तो ये रिएक्शन अब कितने 10 सेकंड में हो जाएगी, इस टाइप से होगा। तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, तो ये इंटरमीडिएट थ्योरी मैकेनिज्म क्या होगा इसका, कैटलिस्ट जो है किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट बना देगा, ये बन गया इंटरमीडिएट, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बना देगा यहाँ पे। नाउ दिस इंटरमीडिएट विल रिएक्ट विद द other reactant B. This will react with the other reactant B. Product will be formed more quickly and catalyst will be regenerated. Catalyst क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा होमोजेनस कैटलिस्ट के अंदर, ये रीजनरेट होगा। आगे हेटेरोजेनस पढ़ेंगे, उसमें कैटलिस्ट रीजनरेट जल्दी हो जाता है, इसमें जल्दी नहीं होता क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये हमारा होमोजेनस कैटलिस्ट है। ये क्या है, होमोजेनस कैटलिसिस। A प्लस बी रिएक्शन हो रही है, AB मिला 10 मिनट के अंदर, हमने डाल दिया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। यही लाइन लिख के आनी है पेपर में। पहले रिएक्शन ऐसे जा रही थी, इस पाथ से जा रही थी, अब रिएक्शन इस पाथ से जाएगी। कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया और एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से यही रोल लिख के आना है, सेम चीज। क्या लिखेंगे इसके अंदर, रोल क्या है इसका, इट इज बेस्ड अपॉन इंटरमीडिएट थ्योरी कैटलिस्ट। ध्यान सुनेंगे एक बार, और नोट्स में सब कुछ दे रखा है, नोट्स जरूर देखना, नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको वो सब जरूर देखना, नोट्स में सारा डिटेल लिखा हुआ है इसका। कैटलिस्ट विल फॉर्म, क्लियर, दिस कैटलिस्ट विल फॉर्म बॉन्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट, catalyst will form bond with one of the reactant due to which an intermediate is formed with lesser value of activation energy. Intermediate is formed with lesser value of activation energy and an alternate path is provided. एक alternate path मिल जाएगा। Now this intermediate formed will react with the other reactant. And product is formed more quickly and catalyst is regenerated in the reaction. तो ये इसका है, वही जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है वही मैंने सेम चीज बोली है इसके अंदर। A प्लस एक्स AX मिला, इंटरमीडिएट की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एक ऑल्टरनेट पाथ दे दिया इसने, फिर ये रिएक्ट कर जाएगा B सेकंड रिएक्टेंट के साथ, फॉर्मिंग प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। तो ये इसका मैकेनिज्म है और रोल है, दोनों एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। मैकेनिज्म में एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ उसके अंदर सेम तरीके से बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे यही ले लेते हैं, लेट प्रोसेस, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, NO गैशियस, यहाँ कैटलिस्ट है। तो अब ये मैकेनिज्म क्या होगा इसका, नाउ दिस कैटलिस्ट विल फॉर्म बॉन्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट विल फॉर्म बॉन्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स से O2, तो बना देगा ये NO2, इंटरमीडिएट बन गया,
ये इंटरमीडिएट बन गया. नाउ दिस इंटरमीडिएट फॉर्म्ड will react with the other reactant SO2, so product is formed more quickly and catalyst is regenerated. सेम चीज बिल्कुल, और कुछ नहीं. ये इंटरमीडिएट है, ये आगे जाके दोनों को ऐड करेंगे तो सेम रिएक्शन आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और दोनों को ऐड करेंगे सेम रिएक्शन आ जाएगी. तो इस तरह से इसको करना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. नेक्स्ट जो है इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स के और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी. NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO2. NO2 जो है यहाँ पे बन गया इंटरमीडिएट बन गया, ये रिएक्टर का दूसरे रिएक्टर के साथ प्रोडक्ट बन जाएगा मोर क्विकली, और कैटलिस्ट रीजन से ही. नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर, नेक्स्ट एग्जांपल भी लिखते हैं इसके अंदर. जैसे Fe3+ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होमोजेनस कैटलिसिस का नहीं है, ये सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. Fe3+ कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन I- एंड परसल्फेट आयंस. I- और परसल्फेट आयंस के बीच में जो रिएक्शन है, कैटलिस्ट इस रिएक्शन को, ये कैटलिस्ट है, दिस इज कैटलिस्ट ओवर हियर, ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा. कैसे करेगा, यहां मैंने डाल दिया Fe3+. बनना क्या है यहाँ पे, I2 प्लस सल्फेट आयन. तो अब मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म Fe3+ reacts with I- form Fe2+ plus I2, Fe2+ plus I2. Now this I2 intermediate is Fe2+. Now this Fe2+ reacts with other reactant, that is persulfate ion, forming Fe3+. catalyst is regenerated एंड प्रोडक्ट सल्फेट आयन इज फॉर्म्ड. इसको बैलेंस करने के रिडॉक्स रिएक्शन है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्पेशली. हाउ Fe3+ कैटलाइजेस द रिएक्शन. ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज होते हैं, और रिएक्शन को ये अपनी स्टेट्स वेरिएबल कर सकते हैं. वेरिएबल की इसने स्टेट यहाँ पे Fe3+ था, Fe2+ बना. तो लाइक दिस इट हैज कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयंस. तो रिएक्शन को जल्दी कर देगा ये. तो दूसरा एग्जांपल था होमोजेनस कैटालिसिस का. सेकंड एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस. तो होमोजेनस कैटालिसिस यहाँ पे खत्म हो गया. नेक्स्ट टाइम आगे हम करेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस. तो यहाँ तक पढ़ना है और बहुत ढंग से नोट्स बनाने हैं. ये लेक्चर हमारा 14th था. ओके, थैंक्स.